एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये सब कुछ होता हुआ आज मुझे किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। इंसान कभी कभी सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। इंसान तो अपने भविष्य के आगे तक का सोच लेता है, लेकिन सबसे बड़े तो भगवान है। वे हमारे लिए हमेशा हमसे अच्छा तय करके रखते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता और हम अपने ही बनाए गए भविष्य में अपना अतीत ढूंढने लगते हैं। लेकिन भगवान जो भी तय करते हैं वे हमारे अच्छे के लिए ही तय करते हैं। हाँ, उसका रास्ता बड़ी अजीब हो सकता है। जो हमारी किस्मत में भगवान ने लिखा होता है वह हमें ज़रूर मिलकर रहता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही पेचीदा है। अब सुनिए कहानी का शीर्षक, फिर पूरी कहानी। उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ रखी थी। उसके आंखों में आंसू थे। वह मेरे बहते हुए खून को देखकर इस कदर परेशान था जैसे ये जख्म मुझे नहीं उसे लगा हो। पर मेरी आंखों में गुस्सा था और मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसने कहा, माफ़ कर दो मुझे, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसने कहा कि शादी के बाद तो ऐसा ही होता है और मैं हैरान रह गई थी क्योंकि मुझे पता था शादी के बाद ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि रुबीना की दोस्ती मुझे इस स्थान पर लाकर खड़ा कर देगी। रुबीना हमारे पूरे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की थी, लेकिन अजीब बात यह थी लोग उससे दोस्ती नहीं करते थे। मैं उस मोहल्ले में बिल्कुल नई आई थी और मुझे अभी 2-3 महीने हुए थे, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे वजह क्या है। पर मैंने उसे दोस्ती कर ली और अब मेरा उसके घर में आना जाना भी था। लेकिन वह कभी भी घर के मेन गेट से अंदर नहीं आने देती थी। कहती थी कि पीछे दरवाजे से आया करो। आजकल का जैसा ज़माना है, लड़कियों को जल्द से जल्द अपने घर का हो जाना चाहिए। जबकि मैं अपने माँ बाप की सोच से एग्री नहीं करती थी, लेकिन अपने माँ बाप को कैसे समझाती जो हमेशा मेरी वजह से चिंता में पड़े रहते थे, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मेरी माँ मुझे देखकर हर वक्त किलसती रहती थी। एक तो भगवान ने इतनी खूबसूरती दी थी, ऊपर से ज़माना ख़राब है, मुझे तो तेरी चिंता सताती रहती है। मैं अपनी माँ को समझा दिया करती थी, लेकिन मेरी माँ के दिल को चैन नहीं मिलता था और आजकल मेरे लिए ज़ोरों शोरों से रिश्ता ढूंढा जा रहा था। और फिर मेरे लिए अनिल का रिश्ता आ गया, जो पहले मेरे साथ ही पढ़ता था। अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने रिश्ता भेज दिया तो सब यही समझने लगे कि शायद ये सब लोग एक साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे को पसंद करते होंगे। लेकिन ये बात कुछ हद तक बिल्कुल सही भी थी। मुझे वह अच्छा लगता था। उसका नाम अनिल था और मेरा नाम नीलम था। मैं उसे मोहब्बत करती थी तो उसके जज्बात भी मुझसे अलग नहीं थे। वह भी मुझसे मोहब्बत करता था और इसलिए उसने अपना रिश्ता भिजवाया था। हाँ, ये अलग बात थी कि कॉलेज में हम एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों के इशारों से समझ गए थे कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। लेकिन अनिल ने कभी हद पार करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानता था कि मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपनी हद में ही रहती थी, पढ़ाई से मतलब रखती थी। मैं कॉलेज में कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती थी और शायद वो मेरी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि आंखों के इशारों से सिर्फ जता दिया था कि वो मुझे पसंद करता है। मेरी आंखों में भी वह अपने लिए पसंद के रंग देख चुका था और इसलिए उसने अपना रिश्ता भिजवाया था। खैर, मेरे माँ बाप को मुझ पर पूरा भरोसा था। लड़के में कोई कमी ही नहीं थी, इसलिए रिश्ता पसंद कर लिया गया था। 2 महीने के बाद शादी हो गई थी और मैं अपने आंखों में हजारों सपने लिए उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मैं अनिल के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर रही थी और उसके नाम का मंगलसूत्र पहन रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे पहले ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जो मेरी जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। अनिल से मेरी शादी हो रही थी और मैं मंडप में बैठी हुई थी, बहुत खुश थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया जिसको मैंने पहले देखा तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वह कौन है। पर उसके आने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वह कोई अच्छा काम करने के इरादे से नहीं आया था। उसका नाम ललित था, लेकिन सब उसे ललित शुक्ला का नाम से जानते थे और नाम से ही पता चल रहा था कि वह किस टाइप का आदमी था। उसके पास वह सारी चीज़ें थी जिसे वह किसी को भी डरा सकता था। उसने आते ही शादी रुकवा दी और कहा कि नीलम से शादी सिर्फ मैं करूँगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। मेरे माँ बाप भी उसके अंदाज से डर गए थे। हम लोग शरीफ लोग थे और सबसे अजीब बात ये थी जब उसने अनिल को कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ाकर रख दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी ये शादी छोड़कर चले जाओ।
मुझे लगा अनिल तो डटकर खड़ा हो जाएगा और मुझे उस ललित शुक्ला से बचाएगा, लेकिन मैं तो आंखें फाड़े अनिल को देखती रही। जब उसने अपने गले में पड़ी वरमाला उतार कर साइड में रखा और वहां से जल्दी से फरार हो गया था, जाते जाते अपने माँ बाप को भी साथ ले गया। कहने लगा, मुझे बिन मौत नहीं मरना, अगर जिंदगी रहा तो तुम जैसी लड़कियां और भी मिल जाएंगी। मैं हैरान रह गई थी और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। ललित ने चाकू दिखाकर मुझसे शादी कर ली। मैं इस शादी को करना नहीं चाहती थी, लेकिन ललित के आदमियों ने मेरे माँ बाप के ऊपर बंदूक तानी हुई थी। अपने माँ बाप की जान बचाने के खातिर मुझे ललित से शादी करनी पड़ी। जब मेरी और ललित की शादी हो गई तो मेरे माँ बाप से कहने लगा, आप चिंता ना करें, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है और आपकी बेटी मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त भी है, रूबीना, जो इतनी देर से चुप खड़ी थी लेकिन शकल से बहुत परेशान लग रही थी। मुझे तो अब पता चला था कि ललित रूबीना का भाई था और शायद उसके घर में ही उसने मुझे देखा था। मैंने भी उसे रास्ते में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये रूबीना का भाई है। मुझे अब रूबीना पर भी गुस्सा आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने सिकवा भरी नज़रों से रूबीना को देखा था। रूबीना से दोस्ती मुझे महंगी पड़ी थी। उसकी नज़रों से साफ पता चल रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह भी इस सब से खुश थी। मैं शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। माना कि अनिल ने मुझसे धोखा दिया था, मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग गया था। मेरे दिल में उसके लिए भी गुस्सा, नफरत जलने लगी थी, लेकिन मैं ललित के लिए भी तैयार नहीं हुई थी। उसने भरे मंडप में मेरे माँ बाप की इंसल्ट की थी, उनके ऊपर बंदूक तानकर जबरदस्ती मुझसे शादी की थी, मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, मेरा अपमान किया था, सबके सामने मेरे घर में घुस आया और मेरे माँ बाप को अपमानित किया था। वह मुझे गन पॉइंट पर ब्याह कर अपने साथ लेकर जा रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि मैं हंसी खुशी आंखों में नई जिंदगी के सपने सजाए उसके साथ चल पड़ती, उसे अपना पति मान लेती। ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने भी सोच लिया था कि मुझे अब आगे क्या करना है। जब मैं विदा होकर आ रही थी तो मेरे पापा रो रहे थे। उनके आंखों में आंसू और मेरे माँ की बेबसी देखकर मुझे बहुत सदमा लगा था, लेकिन इस बार तो मैं मजबूर थी। अपने माँ बाप को खुश करने के खातिर मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ कर लिए थे। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी, माँ जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब मेरी ललित से शादी हो चुकी है, खुद को संभालिए और मुझे भी हिम्मत दें। मैं विदा होकर ललित के साथ आ गई थी, उस इंसान के साथ जिससे मुझे नफरत महसूस हो रही थी। मुझे ललित के कमरे में बिठा दिया गया था। थोड़ी ही देर बाद रूबीना कमरे में आई थी। इससे पहले कि कुछ बोलती, मैं उसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया था। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की, सब कुछ तुम्हें पता था। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम चाहती तो मुझे पहले से आगाह कर सकती थी। जरूर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा भाई मेरे लिए अपने दिल में क्या इरादे रखता था, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया और तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कोई दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता था, तुम्हारे बदमाश भाई की वजह से, और तुम मुझसे बता भी नहीं सकती थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो नीलम। भाई ने मुझे 2-3 बार कहा तो था कि मुझे तुम्हारी दोस्त नीलम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने भाई को नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उससे कभी भी शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, अच्छा, तुम डबल गेम खेल रही थी, एक तरफ से अपने भाई को खुश कर रही थी और दूसरी तरफ से मुझे लेकर मेरे साथ दोस्ती भी निभा रही थी। लेकिन जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। अब चली जाओ यहाँ से। लेकिन रुबीना कमरे से नहीं गई थी, बल्कि मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, नीलम, लेकिन तुम तो मुझे बहुत मानती थी, मेरे बिना तुम्हें चैन नहीं आता था। याद करो जब तुमने मुझसे कहा था कि नीलम, काश कुछ ऐसा हो जाए, मैं और तुम हमेशा साथ रहें, और देखो ऐसा हो गया है। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे, उसकी इस बात पर मैं गुस्से से भड़क उठी थी। मैंने उससे चिल्लाकर कहा कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा इस तरह के साथ नहीं चाहती थी। मैं तो तुम्हें दोस्त मानती थी और हमेशा तुम्हारी दोस्ती चाहती थी। मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी कि वह वहाँ से डर कर चली गई थी। उसे पता था कि इस वक्त मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। मैंने जो सोचा था बस मुझे वही करना था। मेरा दिमाग इस वक्त तो बंद हो चुका था। जब ललित कमरे में आया तो मैंने उसे इतनी खूंखार नज़रों से घूरा था, एक पल को मुझसे नज़रें चुरा गया था। मैं बिल्कुल भी दुल्हनों की तरह बैठकर उसका इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे सर पर घूंघट नहीं था। मैंने ज्वेलरी भी उतार कर फेंक दी थी। हाथों में पहनी कांच की चूड़ियाँ भी मैंने उतार कर कमरे में फेंक दिया था। कमरे का माहौल तो वैसा ही बनाया गया था जैसे कि शादी की पहली रात होता है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सपने में आ गया हूँ।
नीलम, मुझे गलत मत समझो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तो अपना रिश्ता भी तुम्हारे घर भिजवाने वाला था, लेकिन नीलम हर बार मुझे टाल देती थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है। जैसे ही पता चला मैं तो पागल हो गया था और फौरन ही तुमसे शादी करने के लिए वहाँ पहुँच गया था। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। लेकिन जो कुछ मैंने किया है, जिस तरीके से तुम्हें अपनाया है, मेरी इस गलती को माफ़ कर दो। कहते कहते वो मेरे करीब आ गया था और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे गुस्से भरी नज़रों से घूरा था और देखते ही देखते मैंने अपने हाथ की नस काट ली। हम लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। मैं तो कमज़ोर थी, ना उससे लड़ सकती थी, ना यहाँ से भाग सकती थी। बदकिस्मती से वो मेरा पति बन चुका था। मेरे माँ बाप ने मुझे विदा कर दिया था, बस भगवान पर भरोसा करके मुझे भेज दिया था कि कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन जब पहले इतना बुरा हो गया था तो और क्या बुरा होता। उसने जैसे ही ये सब देखा बुरी तरह से घबरा गया था, चिल्लाने लगा, नीलम ये क्या कर दिया तुमने। मैंने कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम जिस तरह से मुझे लेकर आए हो ना, ऐसी आई हुई लड़कियां कभी भी घर में नहीं बसती। तुम्हें क्या लगता है मैं बल्कि बिछाकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी हालत बुरी हो रही थी, मुझे ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मेरी सांस अब उखड़ने लगी थी। ऐसा लगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी कलाई से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। ललित इतना ज़्यादा खून बहता देखकर एकदम से घबरा गया था। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरी कलाई पर बांध दिया था। मैं खुद को उसे छुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी जान भी नहीं बची थी और मैं बेहोश हो गई। ललित ही मुझे हॉस्पिटल लेकर भागा था। वह मुझे वक्त पर अस्पताल ले जाने में कामयाब हो गया था और मेरी जान बच गई थी। लेकिन मैं तो मर जाना चाहती थी, पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि मेरी जिंदगी बच गई थी। थोड़ी देर बाद ही ललित मुझे घर वापस लाया था। मैं अभी आधी बेहोशी की हालत में थी। वो मुझे अपनी बाहों में उठाकर ही लेकर आया था और बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे इतना तो महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। शायद खून कुछ ज़्यादा ही बह गया था, या फिर शायद दवाओं का असर था। वह सारी रात मेरे पास बैठा रहा। बीच में एक डॉक्टर भी आया था, मुझे उसकी भी आवाज़ आई थी। उसने कहा था, डॉक्टर कह रहा था कि पेशेंट को बहुत तेज बुखार हो गया है और बुखार ना उतरना हमें टेंशन में डाल रहा है। अगर उसका बुखार नहीं उतरा, उनको ठीक से होश नहीं आया, तो वापस अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन सुबह तक मुझे होश आ गया था और ये देखकर हैरान हुई थी कि ललित कुर्सी पर बैठा था और सर उसने मेरे बाजू के पास रखा हुआ था और एक हाथ से मेरा हाथ भी पकड़ रखा था। वह शायद सोच रहा था, ऐसा लगता था कि पूरी रात जगा रहा हो। अब बैठे बैठे किसी पल उसकी आंख लग गई थी। उस आदमी को अपने सामने देखकर मुझे एक बार फिर से नफरत की तेज लहर अपने अंदर उठती हुई महसूस हुई थी। मेरा जी चाहा एक बार खुद अपने साथ वैसा ही कुछ कर लूं कि मेरी जान मेरे शरीर से निकल जाए। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उठने लगी तो वह भी होश में आ गया। उसने कहा, नीलम अब कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अगर भगवान ने हम पर कृपा नहीं की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर तो कह रहे थे कहीं तुम कोमा में ना चली गई हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था नीलम, मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन दोबारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। उसने मेरी कलाई को अपनी आंखों से लगा लिया और रोने लगा। पता नहीं क्यों, पर मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ रुबीना आ गई और ललित ने रुबीना से कहा कि अपनी भाभी का ध्यान रखो। ये कहकर ललित बाहर चला गया था। शक्ल से रुबीना भी परेशान लग रही थी, जैसे सारी रात जागती रही हो। उसने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब कुछ कर बैठोगी। मरना चाहती हो, लेकिन क्यों? मेरा भाई ललित इतना बुरा नहीं है, उसे एक बार आजमा कर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मैंने कहा कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। कहने लगी, भाई इतना बुरा इंसान नहीं है, हम लोग बहुत गरीब थे। बाबूजी ने लोगों से कर्जा लिया हुआ था। वे लोग रोज हमारे घर आते थे और हमें ले जाकर धमकाते थे। एक दिन भाई ने उन पर हाथ उठाया और उसको धक्का दे दिया, लेकिन वे आदमी पीछे पड़ी ईंटों के ढेर पर गिर गया था और एक नुकीला पत्थर उसके सर में लग गया था। उसके मौके पर ही मौत हो गई थी। ललित उस वक्त सिर्फ 15 साल का था, यानी कि मुसीबत को ख़त्म करने के लिए एक और मुसीबत आ गई थी। लेकिन फिर एक आदमी ने हमारी मदद की और भाई को अपने साथ रख लिया, और वह मेरे भाई से गलत काम करवाता था, गरीबों पर जुल्म करवाता था। इसलिए तब से मेरे भाई ने उसका साथ छोड़ दिया और अब वह खुद सबकी मदद करता है। उसका तरीका बुरा है, लेकिन काम बुरा नहीं करता।
उन लोगों से लेता है जो गरीबों का हक मारकर बैठे होते हैं। तुम ही बताओ, क्या वह सब करना गलत है? लेकिन दुनिया वाले तो अच्छे भले आदमी को भी बदनाम कर देते हैं। इसलिए मेरा भाई भी बदमाश मशहूर हो गया था। और तुम ही बताओ कि वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तुम्हारी शादी हो रही थी, अगर वह ताकत का सहारा लेकर तुमसे गन पॉइंट पर शादी ना करता तो फिर क्या करता? मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। पहले मैंने भाई को तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता है भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। इसलिए उसने तुमसे गन पॉइंट पर शादी की थी। और तुम्हें क्या पता कि रात को भाई तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान था। 1 मिनट भी नहीं सोया, खाना भी नहीं खाया है। वह तुम्हारे पास ऐसे बैठा था जैसे उसकी ही जान निकल गई हो। लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम गुस्से में हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कभी समझ नहीं आएगी। गलत काम हमेशा गलत होता है। गलत काम के पीछे कोई वजह नहीं होती। और अगर उसे मुझसे मोहब्बत थी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कहा था कि मैं अनिल को पसंद करती हूँ तो रुबीना कहने लगी, वह अनिल जो एक धमकी से ही अपने माँ बाप को लेकर मंडप से भाग गया था, तुम्हारी उसके साथ क्या जिंदगी होती? वह तो तुम्हें कभी भी मुसीबत में छोड़कर भाग सकता था। वह एक डरपोक आदमी था। लेकिन मेरा भाई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। रात हुई तो ललित मेरे कमरे में आया। मैं पहले से ही गुस्से में बैठी थी। वो मेरे लिए मेरी पसंद का मलाई चाप और रोटी लेकर आया था। शायद उसे रुबीना ने बताया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, और भी बहुत कुछ लेकर आया था। खाने पीने का सारा सामान उसने टेबल पर रखा और कहा कि मैंने रुबीना से पूछा था तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारे लिए वही सब लेकर आया हूँ। मैंने कहा क्यों, पहले मुझे खिलाओगे और उसके बाद वसूल करोगे? पूरा दिन तो कमरे में नहीं थे और रात होते ही तुम कमरे में आ गए हो। अगर मेरा इतना ही ख्याल था तो पूरा दिन कहाँ थे? तो वह हैरान होकर मुझे देखने लगा। उसने कहा कि तुम आराम कर रही थी ना, इसलिए मैं बाहर था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा अच्छा, इतनी मेरी तुम्हें चिंता थी तो अब क्यों आए हो कमरे में? जो तुम चाह रहे हो वह कभी नहीं हो सकता। तुमने मुझसे शादी की है इसलिए कि तुम मेरे शरीर को हासिल कर सकोगे, लेकिन याद रखना, मेरे तन को हासिल कर सकोगे लेकिन मेरे मन को कभी जीत नहीं सकते। आज तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे मन के दरवाजे को तोड़ सकते हो लेकिन उसे खोल नहीं सकते। ये कहते कहते मैं अपना दुपट्टा अपने गले से उतार कर फेंक दिया था। मैंने कहा लो, कर लो अपनी मर्जी पूरी, क्योंकि मुझे पता है मैं कमज़ोर सी लड़की तुम जैसे बदमाश लड़के का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी जान ही ले सकती हूँ, और वह मैं लेकर देख चुकी हूँ। लेकिन शायद भगवान को भी मुझे अभी मौत नहीं देनी है, इसलिए मुझे ज़िंदगी दे दी। ललित कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा मेरे कंधों पर लाकर फैला दिया। बड़े ही प्यार से मुझे पकड़ाकर बेड पर बिठाया, कहने लगा, नीलम, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज़ें देने के लिए आया था, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस कमरे में रहूं तो मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा, लेकिन बस तुम गुस्सा मत करना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्यार करता हूँ तुमसे, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ पल दो पल साथ नहीं चाहिए, मुझे 7 जन्मों का साथ चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तुम्हें ये बात जल्दी समझ आ जाए। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया था और मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि जैसा मैं सोच रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ललित ने मेरे साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। हालांकि वह चाहता तो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकता था। उसके लिए मैंने अपना आप पेश कर दिया था, और फिर मैं उसकी पत्नी थी। वह ज़बरदस्ती मेरे साथ अपना हक भी वसूल कर सकता था, लेकिन उसने मुझे उंगली भी नहीं लगाई थी। 2 दिन हो गए थे और वह कमरे में नहीं आया था। वह मुझे वक्त पर खाना भिजवाता था, दिन में 2 बार जूस भी भिजवाता था, दवाई भी टाइम पर भिजवा देता था, लेकिन खुद कमरे में नहीं आता था। रोज़ मेरे कमरे में नए फूल लगवाता था, जिससे कि मेरे कमरे में ताजगी रहे। कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी LED भी लगवा दी थी, ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। रुबीना के साथ भी मेरी बातचीत अब शुरू हो गई थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे मिलने के लिए आए थे। ललित खुद उनको लेने गया था, और जब वे लोग आए तो उनका बहुत अच्छे से सम्मान किया गया था। उनकी इज्जत की गई थी, इतना ख्याल किया गया, मैं हैरान रह गई थी। मेरे माँ बाप भी कहने लगे कि लड़का बुरा नहीं है, और फिर आजकल के ज़माने में इंसान को ऐसा ही होना चाहिए।
जो अपनी बीवी बच्चों के लिए सारे जमाने से लड़कर खुशियां छीन सके। अनिल जैसा नहीं जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मंडप से भाग गया था। बेटा, अब हमें ये बात करते हुए बुरा नहीं लगता, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक बहुत अच्छा हमसफ़र दिया है। इतनी इज्जत तो तुम्हारी कभी अनिल ने भी नहीं की थी जितनी इज्जत हमारी ललित ने की है। ललित को माफ़ कर दो और उसके साथ एक अच्छी खुशगवार जिंदगी जियो। ललित दिल का बुरा नहीं है, उसके साथ कभी कुछ बुरा मत करना और अपने साथ फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। 2 दिन बाद मुझे पापा ने फ़ोन करके बताया कि मेरी एक जगह पैसे अटके हुए थे। तुम्हें तो पता है कि पिछले 2 साल से हम लोग कितना परेशान थे और वकील की फ़ीस भर भर कर हम परेशान हो गए थे। लेकिन न जाने ललित ने ऐसा क्या किया, वह आदमी खुद सारे पैसे लेकर हमारे दरवाजे पर आ गया। हमसे माफ़ी भी मांगी और वह कहता है अगर कोई और काम है तो मुझे बताना, मैं वह भी कर दूंगा। पता नहीं ललित ने उसे क्या कहा बेटा, लेकिन हमारी इतनी बड़ी समस्या उसने हल करवा दी है। ललित बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया है, तो जो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी इज्जत पर कभी आँच भी नहीं आने देगा। मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। रूबीना भी मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैं सोचने लगी अगर मेरी शादी अनिल से हो जाती तो क्या मुझे ऐसा घर मिलता। अनिल की तो 4 बहनें थी और सब की सब बहुत नकचड़ी और बदतमीज़ थी और उसकी माँ भी ऐसे ही थी। शादी पर ही इतनी अजीब बातें कर रही थी। उसने हमसे पूरे 10 लाख रुपए मांगे थे, तब जाकर रिश्ता तय हुआ था और मेरे पापा ने वो पैसे कर्ज पर उठाए थे, तभी तो वो पैसों के लिए परेशान रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर ललित मेरा बहुत ख्याल रख रहा था, मेरे माँ बाप का भी बहुत ध्यान रखता था। उधर रुबीना भी दिन रात मेरी सेवा करती थी, भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। शायद मुझे ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलता। मैं यही सोचते सोचते सो गई थी जब मुझे रात को ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पाँव के पास बैठा है। पहले तो मैं डर गई थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि ललित था। मैंने लैंप ऑन किया, कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगा बस मेरा दिल ही नहीं मान रहा था और जी चाहता था कि तुम्हें एक झलक देख लूं, इसलिए तुम्हें देखने के लिए चला आया था। तुम सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए यही बेड पर तुम्हारे पास बैठ गया। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे कहा था ना कि कमरे में मत आना। मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदा हुआ था, नजरें चुरा गया। कहने लगा इसलिए तुम्हें जगाया नहीं था, चुपचाप तुम्हें देख रहा था और थोड़ी देर के बाद मैं चला भी जाता। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। वह इतना कहकर वहाँ से वापस चला गया और मैं कुछ भी कह नहीं पाई। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे बदलने लगी थी। अपने माँ बाप के घर भी गई थी, वहाँ पर भी वो मेरे साथ आया था। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया था कभी कभी कोई इंसान हमें इसलिए भी अच्छा लगने लगता है कि वो हमारे अपनों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, और शायद ललित की इसी अच्छाई ने मुझे अपने तरफ खींच लिया था। वह मुझसे जुड़े हर रिश्ते का बहुत अच्छा ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी बातों का एहसास करता था। हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे और उसने वाकई में मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। अगर बुरा आदमी होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता, बल्कि अपना हक समझकर मेरे साथ ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करता। मेरे दिल में भी उसके लिए अब प्यार पनपने लगा था। ये कैसा प्यार था, ये कैसी कशिश थी। मैं भी उसके बारे में सोचने लगी थी, ना चाहते हुए भी हर वक्त ललित के बारे में सोचती। अब मेरा दिल अंदर कमरे में नहीं लगता था। मैं बाहर आती और ललित को देखने की कोशिश करती, लेकिन मैं अपने मुंह से ललित को नहीं कह सकती थी कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। वह मेरा पति था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पास जाने के लिए मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैंने उसे कहा था तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, और अब मैं उसके बगैर रहना नहीं चाहती थी। और ये बात मैं उसे कैसे बताती, कैसे कहती कि मोहब्बत की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे नफ़रत करती हूँ, इतनी नफ़रत की अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। तो फिर अब ये कैसे कहती कि मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था ये बहुत आसान है, बस डर जाती थी, पीछे हट जाती थी। एक दिन वह खुद ही मेरे कमरे में चला आया और मुझे मेरी तबीयत पूछने लगा, जबकि मैं तो कब की ठीक हो चुकी थी। लेकिन मैं झूठ मूठ कह दिया कि मेरे हाथ में अभी भी दर्द होता है जहाँ से मैंने नस काटी थी। कहते कहते मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। उसने बेचैन होकर मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरे हाथ को देखने लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके और भी करीब हो गई थी, इतनी करीब कि मेरे सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी। उसने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा था और जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। शायद वह भी कुछ समझ गया था।
मैंने एक नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा था जहाँ सिर्फ और सिर्फ विश्वास था, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। कहने लगा, सच में नीलम, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैंने सर को हाँ में हिला दिया था। मेरा इशारा पाते ही ललित ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। कहने लगा, नीलम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और मेरी मोहब्बत को अपना लिया है। कुछ देर बाद उसने मुझे खुद से अलग किया। शर्म के मारे मैं तो नज़रें ही उठा नहीं पा रही थी। मेरी ये शर्म देखकर ललित जोर से हंस पड़ा था। कहने लगा, पति हूँ तुम्हारा, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी, जितनी शायद मैं आज तक सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं फिर से उसके गले लग गई और रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा था। इस समाज की जुबान बोल रही थी, समाज की आंखों से ही तुम्हें देख रही थी। ये नहीं देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं पागल हूँ। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। वह कहने लगा कि अच्छा, तो मैंने भी तुम्हारे साथ नहीं किया था, गलती मुझसे भी हुई थी, मुझे भी माफ़ कर दो और मैं भी तुम्हारा गुस्सा माफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा कि कर दिया माफ़, बस अब तुम्हारे साथ ही रहना है। कहने लगा, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं रात को वापस आता हूँ। ये कहकर वह कमरे से चला गया था और जाते जाते अचानक पलटकर मुझे देखा था तो नहीं लग रहा था वह रात को आएगा, लेकिन वह रात को आ गया और मुझसे इजाज़त लेने लगा। आ जाऊं कमरे में? मैंने कहा, जी आपका ही कमरा है, आप नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगी आपके कमरे में। इस बात पर हम दोनों ही हंसने लगे, लेकिन जब वह चला गया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। मैंने ललित को दिल से स्वीकार कर लिया था। शादी तो हमारी पहले ही हो चुकी थी, अब हम लोग एक दूसरे के हो गए थे। मैंने रुबीना से भी माफ़ी मांग ली थी क्योंकि मैंने उसे भी बहुत बातें सुनाई थी, पर उसने भी मुझे एक ही पल में माफ़ कर दिया था। लेकिन रात के 11 बज गए थे और ललित वापस नहीं आया था। अब तो मुझे चिंता होने लगी थी और मैं रुबीना से पूछ लिया कि ललित कहाँ है। मेरी ये बेबसी देखकर रुबीना शरारत से मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने भाई की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया है। उसकी बात पर मैंने हंस दी थी। कहने लगी, कुछ देर इंतजार कर लो, बस तुम्हें भाई के पास ही पहुंचा दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुबीना की आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। रुबीना ने मुझे कमरे में भेज दिया था। कुछ देर के बाद वो मेरे कमरे में आई थी। मुझे एक रेड कलर का लहंगा देते हुए कहने लगी, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, भाई ने खास तुम्हारे लिए भिजवाया है। उस रेड कलर के लहंगे को देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी। मेरी आंखें शर्म से खुद ब खुद झुक गई थी। रुबीना के सामने मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे पता था आज ललित के इरादे क्या थे। मेरी झिझक देखकर रुबीना ने मेरी मुश्किल हल कर दी। कहने लगी, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आज तुम दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम दोनों को कभी नज़र ना लगे। रुबीना ने मुझे तैयार कर दिया था और मुझे ले जाकर ललित के कमरे में छोड़ दिया था। मैं अंदर आई तो दंग रह गई थी क्योंकि पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। ललित अपनी शादी की पहली रात को स्पेशल बनाना चाहता था और उसने स्पेशल ही बनाया था। पूरा कमरा ऐसा था जैसे दुल्हन की तरह सजाया गया हो। मैं कमरे में दाखिल हुई तो ललित ने हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठाया था। आज उसकी आंखों में मोहब्बत को पा लेने का नशा था। उसने मुंह दिखाई कि एक प्यारी सी चैन मेरे गले में पहनाई थी और मेरे माथे को चूमकर मुझसे वादा किया था कि जिंदगी में इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारा दामन भी कम पड़ जाएगा। मैंने भी ललित के सीने पर अपना सर रख दिया था और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। और वाकई ललित ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।